बात की बेहद खुशी है। और मैं अभी थोड़ी देर रुक सकती हूँ दिनेश जी। जी, बहुत-बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आलोक जी के पास आता हूँ, फिर हेमंत जी के पास आता हूँ मैं। बार-बार क्या ज़रूरत पड़ती है प्रधानमंत्री को ये कहने की कि मैं गरीब था, गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ, मैं गरीब घर का हूँ, मैं कामदार हूँ, ये तो नामदार हैं। तो भारत के सारे प्रधानमंत्री गरीब थे। इंदिरा कुमार गुजराल गरीब घर से आए थे, लाल बहादुर शास्त्री गरीब घर से आए थे, मोरारजी देसाई कोई अमीर नहीं थे, कोई भी अमीर नहीं था। और जो गरीबी के दौर से निकले हैं, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी गरीबी की मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने उसको कभी सेल नहीं किया कभी उसको। सुबह से लेके शाम तक ये अपनी गरीबी को सेल करते हैं। हम भी उसी एक छोटे-छोटे स्कूलों में के अंदर पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, 10 पैसे की फीस दे के पढ़े हैं, टाट पे बैठ के पढ़े हैं। ना बिजली थी, ना पानी थी। लेकिन कभी भी हम बैठकर अपनी गरीबी को मार्केट नहीं करते। ये आदमी अपनी गरीबी को ऐसे मार्केट करता है, जैसे इनका परिवार पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस समय अकेला गरीब परिवार था और बाकी सारे अमीर परिवार थे। इट्स शेमफुल, लज्जाजनक है, लेकिन इस प्रधानमंत्री से लज्जा की उम्मीद करना भी मुझे लगता है बिल्कुल बेकार है, बिकॉज़ ही doesn't have any kind of sensibilities actually. He lacks every kind of sensibility. आलोक भदौरिया जी। धन्यवाद दिनेश जी। वो गरीबी की मार्केटिंग करते हैं, गरीब होने का मुझे तो लगता है दंभ भरते हैं, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। क्योंकि आप गरीब थे, आप पैदा हुए थे, इसमें कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन आपने अपनी मेहनत से, आपको इतनी लोकतांत्रिक स्पेस मिली, इतनी जनतांत्रिक स्पेस मिली कि आप उस स्पेस के तहत आप आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते-बढ़ते आप मुख्यमंत्री से लेकर सब जगह पहुँच गए। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो काबिलियत होगी, अगर आप ऊपर पहुँचे हैं तो कोई न कोई काबिलियत निश्चित तौर पे होगी। लेकिन हम लोग मोदी साहब को भूल जाते हैं। मोदी साहब सोते, जागते, उठते, बैठते, संसद में भाषण देते, रैली में भाषण देते, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही एड्रेस करते हैं। आप किसी नेता में अगर राजनेता के गुण ढूंढने निकलते हैं, तो ये दिनेश जी आपकी गलती है। तो स्टेट्समैन हमेशा नहीं होते। पूरी दुनिया में भी अगर आज के दौर में अगर देखा जाए 2020 से या और थोड़ा पहले से भी देखा जाए, तो अब स्टेट्समैन का दौर तो राजनीति में खत्म हो गया। अब लोग नेता हैं। तो अब नेता में हम राजनेता के गुण देख करके ये सोचें कि वो कुछ अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों, अच्छा करेंगे, बातें करेंगे, तो ये सोचना फिजूल है। अब एक बात ये आती है कि वो गरीबी का क्यों करते हैं? गरीबी का इसलिए करते हैं क्योंकि आज भी वो खुद कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा हम वो खाद्यान्न योजना चला रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ये, इसका मतलब क्या? खाद्यान्न योजना चला रहे इज इक्वल टू 80 करोड़ लोग खाने के मोहताज हैं। भाई यही तो इसका मतलब है, तभी तो आप चला रहे हैं, नहीं तो आप क्यों चलाते खाद्यान्न योजना? तो जब वो 80 करोड़ लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव में केवल 90 करोड़ के आसपास, 90-95 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, और इसमें से भी अगर मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो 60-62 या कोई नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल के कुछ इलाकों में 70% तक जाता है। तो यानी 90 करोड़ में से कितने कम लोग देते हैं वोट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो हमेशा करते हैं। तो इसलिए उनको गरीब बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप याद करिए कि अमिताभ बच्चन के दौर में 1970 का जब दौर आया था, अमिताभ जी तो फिल्मों से हैं, वो ज्यादा बेहतरीन उपमा दे पाएंगे मेरे से बेहतर। तो उस समय तो जो 2.5 घंटे की जब फिल्म होती थी ना, जो सीन, जो बंद फिल्म चलती थी, एक कुली कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आसमान तक पहुंच गया, उसने क्या क्या किया। तो अगर आप देखें तो राजनीति में भी तो वही हो रहा है ना। आप भी अगर वो जो सुजाता जी ने भी जो कहा, या जो आपने भी जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जो वो शहजादा बोल रहे हैं, तो आप ये याद नहीं कर रहे कि मनमोहन देसाई की बड़ी सुपरहिट स्क्रिप्ट है ये? और इस स्क्रिप्ट ने कोई 1-2 साल नहीं, स्क्रिप्ट ने कम से कम मुझे लगता है 15-20 साल राज किया है बॉलीवुड पे। तो अगर वो बॉलीवुड पे राज हो सकता है, तो भारतीय राजनीति पे क्यों नहीं हो सकता? हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो सवाल है कि चीजों का दोहराव भी तो हो रहा है। अब एक चीज तो ये है, अब अमेठी किसका, अमेठी में जीत किसकी? अब वो मायने तो मेरे ख्याल से वो जितनी मेहनत की गई थी भाजपा ने, भाजपा का जो एक स्टैंड था, या भाजपा ने जो एक नैरेटिव खड़ा कर रही थी, और जिस तरीके से नोएडा मीडिया उसका साथ दे रहा था, उसमें तो यही लग रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी डर गए हैं और अब वो शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं इसको 2 तरीके से देखना चाहता हूँ। आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है। मैं इसको इस नजरिए से अगर देखूं,
तटस्थ होकर, तो मुझे दूसरी चीज समझ में आती है। पहला, राहुल गांधी निश्चित तौर पर पिछला चुनाव वायनाड से जीते, बिल्कुल जीते, लेकिन 2024 में क्या हुआ? 2024 में डी राजा की पत्नी वहां से वायनाड से चुनाव लड़ गई। क्यों? क्यों लड़ी? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जीत जाएंगे, लेकिन क्यों लड़ी? और डी राजा कद्दावर नेता है भारतीय राजनीति में, वामपंथ के एक बड़े वाम नेता है, छोटे नेता तो है नहीं, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। यानी, और ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि डी राजा एकदम कोई वो डमी कैंडिडेट तो नहीं है, नहीं, यानी मजबूती के साथ लड़ रही है, खूब प्रचार कर रही है, उनके लोग भी प्रचार कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब वॉकओवर नहीं दिया गया है, अगर हम तटस्थ भाव से देखें। और दूसरा, अमेठी में अगर आप याद करें तो अमेठी में 2-3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं लोकसभा के तहत आने वाले, उनमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति रही है। जैसे तिलोई को आप ले लीजिए, सलोन का ले लीजिए, और एक जगदीशपुर वाले में ले लीजिए। ये 3 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट मिलते आ रहे हैं, काफी समय से मिलते आ रहे हैं। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में तो 5 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी ने लीड करी थी। ये एक महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़, इसका मतलब क्या है? एक निष्कर्ष मैंने वो निकाला कि जैसे आधा गिलास, अब हम चलते हैं आधा गिलास भरा हुआ, अभी तो हम आधा गिलास खाली में चल रहे थे। अब आधा गिलास भरा हुआ तो ये है कि एक रायबरेली पकड़ी जाए। और रायबरेली क्यों छोड़ी जाए? रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है, बहुत पुरानी सीट है, फिरोज गांधी के जमाने से वाली सीट चली आ रही है और उस परिवार के पास में रह रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको एक मजबूत चाहिए था, वो उन्होंने किया। मैं इसको चलते हैं रणनीति के पॉइंट पर। रायबरेली से उन्होंने अपने को सुरक्षित किया, तो वायनाड से अगर हार जीत या कांटे का मुकाबला भी अगर आता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी सीटों पर तवज्जो दे देंगे, पहला। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो रिले रेस होती है, तो रिले रेस में अब पहले 2 चरण निकल गए हैं, हम 7 चरण तक नहीं जाते हैं, हम रिले रेस को 4 ही चरण में बांट लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार बनने का फैसला 4 चरणों में हो जाएगा। वो तो बाकी तो फिर लीड का मामला है कि कौन कितनी लीड लेता है। कोई 250 पे पहुंचता है, कोई 200 पे पहुंचता है, वो 4 चरणों के बाद में तय होगा, लेकिन मुकाबला फाइनल हो जाएगा। अब ये देखिए इन्होंने कितना रोचक बना दिया। अगर अब हम चलते हैं आधा गिलास भरा। इंडिया गठबंधन की अगर रणनीति पे जाते हैं तो रणनीति इसने बहुत ही शानदार बनाई है। पहले दौर के मतदान के गिनना, दूसरे दौर में मतदान का गिनना। पहले दौर में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में हम स्पेशली चले जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। पहले दौर में गठबंधन के पास में सीटें अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी के पास में कुल 3 सीटें थी, एक बाद में उपचुनाव से आई। दूसरे गठबंधन में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत था। तो अब ऐसी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी। अब ऐसी स्थिति में आप यह देखिए, 2 इन्होंने स्ट्रोक खेले। पहला स्ट्रोक अखिलेश ने चला, पहला दांव अखिलेश का था। कन्नौज से ला करके, जो एक ऐसा होता है ना कि जब रिले रेस में फिनिशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर वो फिनिशिंग वाली में थे। थर्ड फिनिशिंग उन्होंने अखिलेश ने डाल दी है, और 4th का बैटन इन्होंने राहुल गांधी ने पकड़ा। थर्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्नौज कोई छोटी सीट नहीं है, कन्नौज कोई आसान सीट भी नहीं है। अगर आप कन्नौज का पुराना इतिहास में ले लें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी झंडे गाड़ चुकी है वहां पे, ऐसा नहीं है ये कन्नौज हल्की है। लेकिन नेता वही होता है जो सामने आकर मोर्चे पर लड़ता है। तो अखिलेश का जो इसका जो दांव था वो बहुत बड़ा दांव था, रिले रेस का थर्ड था बैटन जो उन्होंने बढ़ाई राहुल गांधी की तरफ। सपा का ये हुआ कि सपा के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया, और चुनाव हमेशा केवल नैरेटिव के अलावा जोश से भी जीते जाते हैं, आपके जज्बे से भी जीते जाते हैं। नैरेटिव होता है अपनी जगह, उसकी महत्ता कम नहीं होती, वो अपने उससे जीते जाते हैं, और वो संबल अखिलेश ने प्रदान किया। उन्होंने बैटन बढ़ाई राहुल गांधी की तरफ, और राहुल गांधी ने बैटन थाम कर अपने लग गए इसमें रायबरेली में। तो ये भी मैं उनको कहूंगा, कुछ एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गए हैं तो वो बाकी जगह समय दे पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब ये बड़े नेता जब चुनाव लड़ते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आपको मानना पड़ेगा कि केवल आज की तारीख में 2 ही बड़े नेता हैं। मैं प्रियंका को उतना बड़ा नेता नहीं मानना चाहता हूं। मैं प्रियंका बोलने में बहुत अच्छी है, वक्ता बहुत अच्छी है। इन तीनों के मुकाबले में वक्तव्य के मामले में, ओरेटर के मामले में जबरदस्त ओरेटरी पावर है प्रियंका की। लेकिन कुछ एक जमीनी हालात भी देखने पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव की उन्होंने कमान संभाली थी और फिर कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरा था, इसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये 2 बड़े नेता
अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर दम ठोक करके खड़े हो जा रहे हैं, खम ठोक के खड़े हो गए हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल वो आसमान पे पहुंचा रहे हैं। जो एक मोमेंटम जो पहले दौर से शुरू हुआ था, उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने में ये मजबूती से साथ दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, जो हम लोग 22 जनवरी के आसपास जो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉकओवर लेने जा रही है उत्तर प्रदेश से, वो वॉकओवर तो खत्म हो गया। पहले यह था कि वो 50 सीट से नीचे नहीं आएगी, अब लेकिन रिस्क आ गए है कि 50 से नीचे चली गई है। तो ये रणनीति तो बहुत सफल है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन इस रणनीति में अभी और भी करना, कार्यकर्ताओं को जोश तो दिला दिया, लेकिन अब वो आखिरी है, 7 तारीख को भी पहुंचाना पड़ेगा। वो जी। 7 तारीख तक पहुंचे। अभी जैसे मैं अमिताभ जी की जो मैं बात सुन रहा था, वो बात बिल्कुल सही है कि ये जो भी दांव चल रहे हैं, जो भी नारे लगा रहे हैं, कोई भी किसी के ऊपर चिपक नहीं पा रहा, कोई छाप नहीं छोड़ पा रहा है मतदाता पर। पहली बार ऐसा हुआ है, कोई भी पार्टी अगर वो जीतने चलती है तो वो एजेंडा सेट करती है। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेटिंग की भूमिका से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पीछे चली गई है। अब वो केवल जवाब देने में लगी है। जाहिर सी बात है कि पिच थोड़ी सी कमजोर है। अब देखना है कि इस कमजोर पिच में अगली गुगली कौन चलता है। दिनेश। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं